हेलो, राधे राधे। कैसे भाई सब लोग? मेरे हिसाब से बढ़िया ही होंगे, जबरदस्त होंगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे? त्रिभुज हमने बोला था, उसमें से हमने काफी बेसिक हमने चीज बता दिया था कि समरूपता या समरूप किसे कहते हैं, कौन कौन सी आकृतियां समरूप हो सकती हैं, कौन कौन सी आकृतियां समरूप नहीं हो सकती हैं। बाकी हमने बता रखा था, हम पहले थेल्स प्रमेय चलें, फिर में को हल करेंगे। बाकी बात, हालांकि ये ऐसा भी है यहाँ पर, ये प्रश्न आपका बनता भी है परीक्षा में बहुत बार, कम से कम 6 नंबर का ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। सॉरी। तो प्रश्न हमने जो भी प्रश्न है वो हमने यहाँ पर लग रखा है, इसको बोल सकते हैं आपका थेल्स प्रमेय। इसकी अगर बात करी जाए यहाँ पर, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। बाकी बहुत ही अच्छा चीज है ये, ऐसा नहीं है कि ये अच्छी चीज नहीं है, काफी अच्छी चीज है ये। तो कर ले रहे हैं इसको। बाकी हम देखो सवाल क्या दे रखा है, सवाल को हम देखो एक बार पढ़ ले रहे हैं। क्या बोला है? एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन्हें दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, या इसको बोल सकते हैं थेल्स प्रमेय। जैसा कि हमें सवाल में बोला था वैसा हमें अपने इसका एक डायग्राम बनेगा, वो डायग्राम को हम यहाँ पर पहले बना ले रहे हैं। जैसे उन्होंने एक त्रिभुज की अगर बात करी, तो एक त्रिभुज तो बनाना ही पड़ेगा अपन लोगों को। तो वो हम त्रिभुज क्या कर रहे हैं, हम त्रिभुज बना रहे हैं। अच्छा सवाल है ये, परीक्षा में पूछ लिया जाता है, प्रमेय डायरेक्टली पूछ लिया जाता है ये प्रमेय, आप उसको थेल्स प्रमेय बोल सकते हैं। नहीं तो आपको ये पूरा प्रश्न ऐसे करके उसमें दिया जा रखा है कि यहाँ पर भी अनुपात अगर देखा जाए त्रिभुज, तो सीधी सी बात है, इसका एक ही आंसर हो जाएगा, या थेल्स प्रमेय बोल दो, या फिर ये ऐसा प्रश्न परीक्षा में दे देंगे वो कम से कम ये लॉन्ग टाइप का प्रश्न आता है, कम से कम 6 नंबर का प्रश्न आता है। उसको अच्छी तरीके से सोल्व कर ले रहे और समझ में भी आएगा, ऐसा हम वहाँ पर लिख दे रहे। रट्टा नहीं मारना है, ये चीज ध्यान में रखें आप। तो बना ले रहे, इस त्रिभुज का नाम दे रहे, थोड़ा सही बनाना पड़ेगा हम लोगों को। छोटा बन गया क्या? नहीं, छोटा बन गया तब भी इससे काम चल जाएगा अपन लोगों का, थोड़ा सा बेहतर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इस त्रिभुज का हम नाम दे दे रहे क्या, ए बी सी। अब उन्होंने क्या बोला गया, खींची की सरल रेखा अन्य दो भुजाओं, यानी जो भी दो भुजाएं हैं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मान लो यहाँ पर एक समांतर रेखा जिसकी हमने खींच दी, समांतर रेखा इसके, एक समांतर रेखा खींच दी क्या, जिसका नाम हमने दे दिया क्या, डी और ई। और इस पे जो हमने एक लंब डाल दिया, किस पे, ए ई पर एक लंब डाल दिया यहाँ पर, इस लंब का नाम हम एम दे देंगे। और एक ए डी पर एक लंब डाल देंगे यहाँ पर, जिसका नाम हम दे देंगे क्या, एम दे देंगे। बस इतनी चीज समझ में आई। अब इसके ही ठीक डी के समांतर एक रेखा यहाँ पर ऐसे खींच दे रहे हैं, और एक ई के समान सामने एक रेखा ऐसी खींच दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपना डायग्राम बन गया। अब देखो हमें यहाँ पर एक चीज लिखनी पड़ेगी, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, ध्यान से समझिएगा इसको। हमें क्या चीज सिद्ध करके लानी है, हमें त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या सिद्ध करके लाना है, त्रिभुज आपका ए बी और सी में सिद्ध करके क्या लाना है, ए डी अपॉन डी बी। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ए डी अपॉन डी बी कर लो चाहे बी डी कर लो, बात एक ही है, तो बी डी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, ए ई अपॉन सी ई। ये चीज हमें प्रूव करके लानी है, और ये चीज प्रूव कैसे होके आएगी, मैं यहाँ पर इसको सोल्व करके दिखाऊंगा। तो उसका हम पहली हेडिंग एक डाल देंगे क्या, उपपत्ति, जिसको हम क्या बोल देते हैं, उपपत्ति। ध्यान से समझना, ये सवाल समझने वाली चीज है यहाँ पर, समझना, ठीक है। नहीं तो मैं डायरेक्टली सवाल यहाँ पर क्वेश्चन कर सकता था। ये चीज को हम समझ पाएंगे ना, ये चीज सिद्ध अगर होके आ जाएगी, जो इनके जो भुजाएं होंगी उनका जो अनुपात होता है वो आपस में कैसा होता है, बराबर होता है। इस चीज को अगर समझ में आ जाए तो आपसे सवाल भी हमारे यहाँ से बन पाएंगे। तो हम एक चीज काम करते हैं, हाँ आ जाओ, अच्छा बैठो बैठो, इधर भी हटा देना, हिलना जाएगा, बोलना नहीं, ठीक है। अब देखो एक त्रिभुज हमें लिखना पड़ेगा, एक त्रिभुज लेंगे ए डी ई, क्या त्रिभुज लेंगे, ए डी ई, क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल लेंगे, क्या लेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। ए डी ई क्यों लेना पड़ेगा, ए डी ई में क्योंकि हमें ए डी चाहिए होगी, तो ए डी जब मिलेगा तो ए डी ई त्रिभुज लेंगे, यही तो लेना पड़ेगा। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होता है, आपको ध्यान में रखना होगा कि इसका जो एरिया होता है, कोई भी त्रिभुज अगर होता है समकोण त्रिभुज, यहाँ पर लंब डाला गया तो ए डी लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे
ऊंचाई, ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए कि त्रिभुज का जो एरिया होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1/2 आधार की अगर बात करी जाए तो आधार अगर देखो जाए इस पर लंबा है तो क्या हो जाएगा इसका ADE में, तो क्या हो जाएगा आपका AD होगा कि नहीं? तुम हाँ ये हिला मत, ये हिल जाएगा क्या फायदा है। तो अब देखो त्रिभुज ADE लिया है, तो इसमें देखो त्रिभुज की अगर बात करें तो AE होगा, लंब अगर डाला गया AD तो क्या AE होगा, और उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी DM हो जाएगी। क्या हो जाएगी AE उल्टी क्या हो जाएगा DM होगा, क्योंकि इसका देखो आधार क्या हो जाएगा ये, ऊंचाई क्या हो जाएगी आपका DM हो जाएगा। सीधी सी बात। इतना होने के बाद अब क्या करते हैं, अब त्रिभुज लेना पड़ेगा हमें, क्या त्रिभुज CDE, त्रिभुज लेंगे CDE का क्षेत्रफल। CDE का क्षेत्रफल हमें क्यों लेना पड़ेगा, CDE का क्षेत्रफल इसलिए लेना पड़ेगा, यहाँ पर 2 मिनट गया ये CDE, तो CDE इसलिए लेंगे क्योंकि हमें किसकी जरूरत है, EC की जरूरत है। तो क्या हो जाएगा इसका, इसका जो एरिया होगा तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई की अगर बात करी तो आधार इसका देखो वही रहेगा, सॉरी आधार क्या हो जाएगा इसका E और C हो जाएगा, और गुणे आपका जो ऊंचाई होगा वो क्या हो जाएगा DM ही रहेगा, सीधी सी बात है वो DM रहेगा। तो क्या हो जाएगा DM हो जाएगा। इतना करने के बाद अब देखो देन क्या करते हैं हम, जैसे निकालना त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटे निकालना हमें त्रिभुज, क्योंकि हमें ये ऐसे रूप में लाना है इसलिए हमें ये दोनों को भाग देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा CDE का क्षेत्रफल। ये ध्यान रखना इसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने 9th क्लास में पढ़ रखी है या जूनियर क्लास में भी पढ़ रखी है। तो इसका जो एरिया अगर मैं यहाँ से निकालें, इसका जो अनुपात निकलेगा तो क्या हो जाएगा, इसका हमने निकाला था 1/2 क्या है आपका, कहाँ पे गया AE गुणे DM होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाला DM नहीं है ये, त्रिभुज वाला DM नहीं है। 1/2 यहाँ पर क्या हो जाएगा EC अपान गुणे DM हो जाएगा। अब देखो इक्वल कट जाएगा, DM से DM यहाँ पर कट जाएगा, तो जो इसका यहाँ पर जो भी मान आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका AE बटे EC होगा। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, इसको 1 नाम दे देंगे। क्या दे देंगे हम, समीकरण नंबर इसका 1 नाम देना पड़ेगा। अब पहले अब देखो यहाँ पर लिखने की तो जगह है नहीं, पहले इस चीज को पहले नोट करो। आप क्या करो, पहले इस चीज को नोट करो, फिर हम इसी तरीके से हमें एक त्रिभुज और 2 त्रिभुज और लेने पड़ेंगे। ठीक है, पहले इसको नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। बाकी दिख रहा है ना, बिल्कुल 1 नंबर दिख रहा है, कोई दिक्कत है नहीं, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। थोड़ा तिरछा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है समझ पाएंगे। जाने से काम चलेगा नहीं यार, तो मैं देख ले रहा हूँ उधर जगह है। चलो थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ लिखने की, नीचे तो दिख रहा है, थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा है यार, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलो मैं इस साइड बनाने की कोशिश करता हूँ, क्या हो जाएगा। अब देखो इसी तरीके से हम कोई नहीं दिक्कत, इधर लिख लेंगे, थोड़ा मैनेज करके लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज लिखेंगे अगेन, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, होगा 1/2। अब देखो ADE का क्षेत्रफल लेंगे तो 1/2 आधार, अब आधार की अगर बात करें तो AD होगा, AD होगा गुणे AD होने के बाद, और जो इसका जो लंब या ऊंचाई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा EN होगा। क्या हो जाएगा आपका EN होगा। इसी तरीके से त्रिभुज BDE लेंगे, क्या लेंगे BDE लेंगे, तो क्या हो जाएगा BDE का क्षेत्रफल। तो BD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वही होगा आपका 1/2 आधार। आधार की अगर बात करी जाए तो आधार इसमें अगर देखो जाए तो AD BD हो जाएगा, BD होगा बिल्कुल होगा, गुणे क्या हो जाएगा आपका EN होगा, ऊंचाई आपकी वही रहेगी। अब देखो यहाँ पर इसका निकालना है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का
क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, अब देखो इसका जब अपान करेंगे तो ये चीज इससे कट जाएगी, तो आपका ई एन से ई एन कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए डी बटे क्या बचेगा आपका, बी डी बचेगा, ए डी बटे बी डी। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे हम, 2। अब देखो, अब एक लाइन यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चाक ले लूँ थोड़ा, ये वाली, हाँ, त्रिभुज सी डी ई, यहाँ पर देखो ध्यान से समझना, सी डी ई एवं त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल समान होगा, समान होगा, क्योंकि ये चीज लिखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि, हाँ हाँ हाँ, कब, क्योंकि देखो, क्योंकि यह दोनों समांतर भुजाओं के बने बीच त्रिभुज हैं, त्रिभुज हैं, तब तो सी डी ई त्रिभुज बराबर हो जाएगा त्रिभुज बी डी ई के। ये चीज कंसेप्ट कहाँ से निकल गया है, ये आपको 9th में आपने पढ़ा होगा, कि आपने प्रीमियर पढ़ रखी होगी, या आपने जूनियर क्लास में पढ़ रखा कि त्रिभुज सी डी एवं बी डी का क्षेत्रफल समान हो जाए। क्यों समान हो जाए, क्योंकि समांतर भुजाओं के बीच बने त्रिभुज आपस में कैसे होते हैं, बराबर हो जाएंगे, समांतर भुजाओं में बने तो त्रिभुज आपस में बराबर होंगे, तो सी डी ई का जो एरिया होगा वही किसका हो जाएगा, बी डी ई का एरिया। अब देखो, अब कहाँ पे लिखा जाए, यहाँ पर देखो मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा जगह। अब देखो, जब इसके एरिया जो बराबर हो जाएंगे तो इसका एरिया यहाँ पर इसके एरिया के बराबर लिखना पड़ेगा। तो हम समीकरण 1 से क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पर भी तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं कि ए डी बटे बी डी बराबर किसके हो जाएगा, ए ई बटे सी के। बस यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, बस ये होती है आपकी थेल्प में। तो इस चीज को ध्यान रखनी, कम से कम 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका, कम से कम 6 नंबर का बनेगा, फिर नीचे तो रह ही सकता, कम से कम तो मिनिमम तो 6 नंबर तो आने ही आने हैं सवाल का। बहुत ही अच्छा, बहुत बार पूछा जा चुका है इसको, ऐसा नहीं है एक बार एक दो बार, मुझे बहुत ही बार पूछा जाए। तो इस चीज़ को पहले कंटिन्यू करो, इसके बाद आगे हम सवालों पे कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही अच्छी प्रमेय है ये, कोई थेल्स प्रमेय बोल सकते हैं, आपका ये पूरा पूरा क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के, और जो जो हमने किया वैसे वैसे आपको समझना पड़ेगा। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन करने वाली चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी काम चल जाएगा अपना। थोड़ा इधर को इसको कर दे रहा हूँ, अब दिख रहा होगा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी हम इसको मिटा दें, बाकी हम अगले क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, बाकी हम थेल्स प्रमेय को पढ़ लिया, तो बाकी ये थेल्स प्रमेय के अनुसार ही सारे सवालों को हम हल करते हैं। अब देखो, बात अगर करिए, देखो कितना अच्छा सवाल हमने लिख रखा है, ठीक है, उसी रिलेटेड सवाल लिख रखा है, हमें सवाल दे रखा है, जो भी यहाँ पर सवाल हम देखो यहाँ पर दे रखा है, और प्रश्न आपका आया हुआ बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसको अगर देखा जाए तो एक्स का मान हमें पूछा गया है, आपको डायग्राम दे के देगा, या तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। पहली बात तो मेरे हिसाब से एग्जामिनर जो होगा वो आपको डायग्राम बना के देगा। और ये देखो, अगर पूछा जाए तो कम से कम मान लो 1 नंबर तो है ही है, नहीं तो बाकी 2 नंबर में पूछा तो और भी अच्छी सब बात है यहाँ पर। तो इस सवाल को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सवाल की अगर बात करें तो वहां पर अगर उन्होंने देखो पहले घेर में एक चीज दे रखी है, क्या इसको क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि डीई अगर समांतर है किसके, बीसी के, और इसी के आधार पे हमने समांतर जो त्रिभुज में देखा है एक दूसरे के बराबर, तो उनकी अनुपातिक भुजाएं भी कैसी होंगी, आपस में बराबर ही होंगी। अब देखो, तो डीई अगर समांतर बीसी के, यानी ये जो समांतर है बीसी के, हमें देख रहा है इसके दूसरे के समांतर, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो भुजाएं होंगी एडी अपॉन में क्या हो जाएगा, डीवी, या बीडी लिख सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं, मर्जी आपकी है। और एई बटे क्या हो जाएगा आपका, ईसी हो जाएगा या सी हो जाएगा। इसी तरीके अभी तो मैंने प्रमेय इसको सोल्व किया था, ये डी है, आपका कंफ्यूजन मत होना, ये डी अभी हमने को सोल्व किया था, अभी जो थेल्स प्रमेय अभी जस्ट पहले किया था, उसमें देखो ये क्या ए डी अपॉन डी बी होगा, या बी डी ले सकते हो, और ए ई बटे क्या हो जाएगी, अगर डी ई समांतर अगर बी सी के है तो मान रख लेंगे, एक्स का मान निकाला, बहुत ही ईजी सवाल हो जाएगा अपने हिसाब से। तो एक्स प्लस का 3 होगा यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस का 9 होगा, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पर। जैसा जैसा वो कर दिया गया वैसा एक्स यहाँ पर दे रखा है, और आपका 3x प्लस का 4 हो जाएगा। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस का 3, बहुत ही और इजी हो जाएगा। अभी इसको यहाँ से अगर 3 हम कॉमन लेंगे, x प्लस का 3 हो जाएगा बराबर, ये ऐसा ही रहने दो x, और ये 3x प्लस का
4। देखो इससे ये चीज पोर्शन कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा। ऊपर क्या बचेगा, 1/1 बचेगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, x/में 3x प्लस का 4 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये 3x बराबर किसके हो जाएगा, 3x प्लस का, नहीं एक मिनट गड़बड़ हो गया क्या, सवाल मान सही रखे क्या आप लोगों के, 3 ही तो बचा है यहाँ पर, 3 ले लिया। AD का मान x+3, ये 3x प्लस का 19 है यार, 9, एक मिनट रुक जाइए, मैं सवाल को देख ले रहा हूँ। सॉरी ये 19 है यहाँ पर, ये 19 है यहाँ पर, देखो 9 लिख रखा है हमने, ये 19 दिया गया सवाल में, अगर 19 होगा तो यहाँ पर ये कॉमन नहीं ले सकते हम, गड़बड़ कर दिया क्या, चलो कोई नहीं, गड़बड़ हुआ है, इसको हम अपने हिसाब से देख ले रहे हैं, सॉरी, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ पहले, गड़बड़ हो गया, 19 नहीं है, 9 नहीं है, 19 दे रखा है। तो यहाँ पर देखो x प्लस का 3 अपॉन में हो जाएगा 3x प्लस का 19 दे रखा था, अभी तो मैं बोलूँगा तो कट जाएगा, फिर x अपॉन में 3x प्लस का 4, बाकी अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब मल्टीप्लाई कर लो तो x प्लस का 3, ये हो जाएगा 3x प्लस का 4, इधर आपका हो जाएगा ये x इंटू में हो जाएगा 3x प्लस का 19। अब हल कर ले रहे हैं इसको, इसका करेंगे, ये 3x स्क्वायर होगा, ये 4x हो जाएगा, प्लस का 3 त्रिक का 9x होगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये 3x स्क्वायर होगा प्लस का 19x हो जाएगा, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर आपका कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 और 9 13x हो जाएंगे, प्लस का यहाँ पर 12 है ही, ये इधर आपका हो जाएगा क्या, 19x, 19x 13x, तो 12 बराबर 19x में से हम 13x को माइनस कर देंगे, 19 में से 13x जाएंगे, 3x बचेंगे, बराबर हो जाएगा 12, 3 चौके 12, तो x का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन थी, बाकी हमने ये चीज आपको बता रखी है, सीधे से अगर समांतर किसी के दे जाए तो बजाय अनुपातिक कैसे हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी, तो AD/DB E/EC, बाकी मान रख दिए, टोटल x का मान कैलकुलेट करके निकाला, तो x का मान क्या हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। इस सवाल को बिल्कुल नोट करो, इसके बाद जस्ट आगे इसी तरीके के सवाल लेके आते हैं। अब देखिए, मुझे नहीं लगता इस सवाल को करने में आपको कोई दिक्कत होगी या परेशानी होगी, मुझे नहीं लगता है, मेरे जहां तक मानना है, वही चीज है सेम टू सेम, एक त्रिभुज ABC दे रखा है, BC के समांतर रेखाखंड DE खींचा जाएगा, और जब एक किसी के समांतर खींचा जाए तो भाई आधारभूत प्रमेय समानुपाती वाली प्रमेय लग जाएगी, तो इसको सोल्व करने का तरीका एक ही है, जो कि हमने पहले किया था। मान लो अगर ये दे दिया DB जो सॉरी DE समांतर हो जाएगा किसके, BC के, तब हम कह सकते हैं कि इसकी जो भुजाएं होंगी, भुजाओं का अनुपात AD अपमान आपका DB होगा, और किसके बराबर हो जाएगा, AE अपॉन में किसके हो जाएगा, EC के, इतना होगा। बस मान रख देंगे, AD का मान हमें किसका, AD का ही तो मान निकालना है, इसमें AD का मान निकालना है, और DB का मान दे रखा आपको, तो AD का मान यहाँ से निकाल लेंगे, और ये 7.2 दे रखा, बराबर में EE का मान क्या हो जाएगा 1.8, और ये हो जाएगा आपका EC मान, पॉइंट से पॉइंट यहाँ से कट जाएगा, तो देखो AD अपॉन में 7.2 बराबर 18 बटे कितना हो जाएगा 54, सीधी 18 1 18 18 3 54, 72 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AD बराबर क्या हो जाएगा 7.2 अपॉन में, ये तो 3 है ही, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, बचे कितना 1, और 3 चौके 12, यानी कि 2.4 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, 2.4 क्या हो जाएगा, 24 नियम आते हैं, 2.4 सवाल का आंसर हो जाएगा। बस कुछ करना ही नहीं है इसमें, बस एक ही चीज हमने प्रमेय थी उसको आप कर पाएंगे तो कोई भी सवाल मेरे हिसाब से आपसे बन पाएगा, बाकी कुछ भी नहीं फिलहाल करना है। इस सवाल को नोट करो, फिर हम आगे सवाल पे चलते हैं, ऐसे ही सवालों को करेंगे तो वो आपके जाहिर सी बात है, कोई भी सवाल होगा कंटिन्यू करेंगे वो दिमाग में बैठ जाएगा। अब देखिए ये सवाल ऐसा दे रखा है, आपको लग रहा होगा हमने पता नहीं क्या कर दिया, इतने बड़े बड़े ये डायग्राम दे दिया, कैसे सवाल सॉल्व हुआ, कुछ नहीं बोला। अब देखो यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, मैंने तुम्हें एक छोटी सी चीज शुरुआत में ही बता रखी थी, समरूप वाली चीज। अब देखो ये छोटा त्रिभुज यहाँ से अगर ये हटा दिया जाए, और ये बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ इतना हटा दिया, बड़ा वाला त्रिभुज हटा दिया जाए, तो देखो छोटा वाला त्रिभुज एक तो समान लग रहा है, आकार तो समान ही है ना इसके, अब हमने बोल रखा था कि जब एक दूसरे के समान हो जाएंगे, आकार से बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समान तो दिख रहे हैं, तो एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे समरूप है, तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC समरूप होंगे,
अरे बोल दो समरूप होंगे। जब ये समरूप हो जाएंगे तो इनकी अनुपातिक भुजाएं भी कैसी होंगी, अपन बराबर नहीं होंगी। अब देखो उन्होंने एक कंडीशन दे रखी, एओ और ओ सी बराबर 1/3 ए भी हो जाएगा और बीओ और ओडी बराबर 1/3 ये भी हो जाएगा। कहने का मतलब है इन दोनों के जो मान दे रखे हैं वो 1/3 दे रखा है। अब हमें मान किसका निकालना है, ये भी हमने बोला जब एक दूसरे के समरूप होगी तो उनकी भुजाएं भी कैसी होंगी, अनुपात बराबर। तो हम कह सकते हैं कि एओ ओ सी बराबर किसके होगा, एओ ओ सी जो बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन डी सी को ले सकते हैं। तो क्या ले सकते हैं, ए बी अपॉन में डी सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एओ का मान 1/3 है यहाँ पर दे रखा है इसका बराबर। अब देखो कोई नहीं, कॉल आ गया था इसलिए कट गया था, कोई दिक्कत नहीं, इसको दोबारा से देख लेगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो, अब डीसी का तो मान हमें यहाँ पर दे रखा है, कितना दे रखा है, ए बी का ही तो मान निकालना है ना हमें यहाँ पर, ए बी का मान और डीसी का मान 1 पॉइंट दे रखा है। अब सीधी सी बात है, ए बी का इधर मल्टीप्लाई होगा तो ए बी का जो मान निकलेगा वो क्या हो जाएगा, 3/1.5 होगा। पॉइंट याद रहेगा 0, तो 15 दूनी 30 हो, तो ए बी का जो मान होगा क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत ही इजी सवाल है, कुछ नहीं है इन सवालों को करने में। सवाल को लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी सवाल होंगे तो हर एक सवाल इसके जैसे ही लग पाएंगे, कोई भी सवाल मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं करेगा आपको। लिख लो फिर हम आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमें दे दिया गया है, देखो हमने क्या बोला गया है इस प्रश्न में, दी हुई आकृति में पी एस अपॉन एस क्यू बराबर पी टी अपॉन टी आर है तथा कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक तरीके से परिमेय का मान लेंगे, तो कुछ है नहीं इसमें सवाल में देखा जाए, तो हम क्या करेंगे सवाल को करने के लिए, हमें पहली बात तो दिया गया है, क्या दिया गया है, ये एक स्टेप लेना है, दिया गया है, दिया गया है, और वो हमें क्या दे रखा है, दिया गया है कि पी एस अपॉन में एस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी टी अपॉन में टी आर के, यही तो दे रखा है। अब देखो जब ये दे रखा है तो हम कह सकते हैं कि एस टी समांतर हो जाएगा किसके, क्यू आर के। जब एस टी समांतर क्यू आर के हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर अगर देखने वाली बात है क्या कि पी एस टी जो कोण है वो तो हमें दे रखा है बराबर में, लेकिन एक जब ये कोण बराबर तो इसका ये वाली कोण भी कैसा हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि कोण पी एस टी बराबर हो जाएगा कोण पी क्यू आर के, कोण पी क्यू आर के। वो क्यों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि आपने पढ़ रखा है ये क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, संगत कोण। संगत कोण का मतलब क्या होता है, हमने आपको बता रखा होगा पहले से ही, नहीं बताया आपको पता भी होगा, ये वाले जो कोण कैसे हो जाते हैं, संगत कोण है। तो वही चीज यहाँ पर मैंने इसको अगर करें तो ये वाला संगत कोण इसके बराबर हो जाएगा, तो कह सकते हैं पी एस टी जो कोण है वो किसके हो जाएगा, पी क्यू आर के बराबर हो जाएगा। पहला इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो चाहे। अब क्या, एक कंडीशन में दे रखी है, क्या दे रखा है कि कोण पी एस टी बराबर कोण किसके दे रखा है, पी आर क्यू के दे रखा है, पी आर क्यू के दे रखा है, जो कि हमें क्या दे रखा है, सवाल में दिया गया है, यही तो दिया गया है, दिया गया है। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अच्छा ये बताओ, जब कोण पी एस टी यहाँ पर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये भी एक दूसरे के बराबर होगा, तो क्या ले सकते हैं, कोण पी क्यू आर बराबर होगा कोण पी आर क्यू के, पी आर क्यू के होंगे। तो कहने का मतलब है जो पी आर भुजा जो होगी तो क्या हो जाएगी, पी क्यू के, पी आर भुजा होगी पी क्यू के, क्योंकि सम्मुख कोण की सम्मुख भुजाएं भी कैसी होती हैं, आपस में बराबर हो जाती हैं। ठीक है, सम्मुख भुजा बराबर है, तो एक मिनट पी क्यू होगा यहाँ पर, हाँ ठीक है, पी आर या पी क्यू बात एक ही है, पी क्यू बराबर पी आर या पी क्यू बराबर पी आर बराबर पी क्यू। तो क्या लिख सकते हैं कि सम्मुख कोण की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर एक एक समद्विबाहु त्रिभुज है,
समद्विबाहु त्रिभुज बहुत इजी था, बाकी कुछ था नहीं इसमें। काफ़ी चीज़ें तो सरल करने के सवाल में दे ही रखा था, और इससे बच्चे डर जाते हैं कि सवाल में क्या करना होगा, कहाँ से शुरुआत करें, कुछ करना ही नहीं है। आधी चीज़ें तो वो दे रखी हैं। क्या चीज़ आपको ये चीज़ नहीं मालूम है कि संगत कौन होते हैं? जब ये सब कुछ दे रखा है और हमने अपनी तरफ से कुछ किया है, सब कुछ तो सवाल में ही दे रखा है उन्होंने। ये चीज़ सवाल में दे रखी है। जब ये भुजाएं अनुपात हमने क्या बता रखा, पी एस और एस क्यू और पी टी बटे, जब एक दूसरे के ये कैसे हैं समानांतर, एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे, तो कह सकते हैं एस टी, जब एस टी क्यू आर के समांतर ही तो होगा, तभी तो ये समूह भुजाएं बराबर होंगी यहाँ पर में, क्योंकि हमने ये पहले से ही चीज़ सीखते हुए आए हैं, अभी सीखा था कुछ देर पहले ही। उसमें ये निकालना पड़ता था, इसमें ये दे रखा है, इसमें ये करना पड़ेगा। तो एस टी क्यू आर के समांतर हो, और कोण पी एस टी पी क्यू आर के बराबर होगा, क्योंकि ये वाला कोण किसी संगत कोण आपस में संगत कोण बन जाएंगे, और संगत कोण हमेशा बराबर होता है। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 40 है ये भी 40, तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये तो हमें संगत कोण की वजह से पहला हो गया। अब क्या होगा, कोण पी एस टी जो बराबर हो थोड़ा पी आर क्यू के हो जाए। क्यों बराबर हो जाए? क्योंकि हमें ये दे ही रखा था सवाल में। काफ़ी सारी चीज़ तो सवाल में दे रखी है हमें। जब काफ़ी सारी चीज़ें सवाल में दे रखी हैं, तो इस तरीके से अपना सवाल भी सॉल्व करना है। तो इसको लेको बहुत ही ईजी पड़ेगा, सवाल में पूछ भी लिया जाता है इसको, तो बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं इस सवाल को लेकर के लिए। मुझे नहीं लगता है कि इन सवालों में जो भी सवाल कहे उनसे कोई भी सवाल आपका छूट जाए, मेरे हिसाब से नहीं छूट सकता। अब क्या बचा है, आपके बहुत सारे बड़े बड़े सवाल बचे हैं जो परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जा सकते हैं। अब उन्हीं सवालों को हम सॉल्व करेंगे। बाकी तुमने बेसिक इसका जो भी था बेसिक कर लिया है, जो अच्छे जो सवाल बन सकते थे वो सवाल कर लिए। क्या हम दो तीन सवाल किया, क्या उस तरह से सवाल बन जाए? नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाए। बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, अगर ये दूसरे के समांतर है, इनकी अनुपात भुजाएं भी कैसी होती हैं, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखें जब भी, भले चाहे उल्टा करके दे दे चाहे वैसा दे, तो हमने कंसेप्ट तो पूरा पढ़ लिया ना, जिसको थेल्स में कहते हैं, अभी कुछ देर पहले किया था। तो वही चीज़ है यहाँ पर, उस वो अगर चीज़ आपको पता है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी सवाल इस तरीके से आपको छोड़ पाए। एक तो दो नंबर के सवाल हैं यहाँ पर। अब बड़े बड़े सवालों को करते हैं, बाकी इसमें हम इतना ही रखते हैं, बाकी फिर हम आगे चलते रहेंगे बाकी। ठीक है, धन्यवाद।